Assalamu alaikum students. Today my name is Mariam Zahid, roll number 19859. My presentation topic is Ahmed Kamal, the CEO, Kamal Limited. Uh, First of all, Ahmed Kamal, he is a successful businessman of Pakistan. His biggest belief is that hijrat mein barakat hai. First, we discuss about the background of Ahmed Kamal, how his forefathers started his business, established his business. Mian Muhammad Yusuf was the grandfather of Ahmed Kamal, who reached at Kolkata for the sake of work on behalf of his Muhammad Nazir. अहमद कमाल के जो ग्रैंडफादर हैं वो कोलकाता पहुंचे अपने कजन मोहम्मद नजीर के बिहाफ पे. He started a job in a shop of shoes. मोहम्मद यूसुफ लेफ्ट चिनियोट फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस. मोहम्मद यूसुफ जो है उन्होंने माइग्रेशन की थी कोलकाता की तरफ ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस. He worked in a shop and also done a part-time job of transportation to run the financial cycle of his family. After some time, he called his younger brother Muhammad Anwar in Kolkata for learning how to run a business. उन्होंने कुछ अर्सा बाद अपने भाई को भी बुला लिया क्योंकि उनका बिगेस्ट बिलीफ ये था अहमद कमाल के ग्रैंडफादर मियां मोहम्मद यूसुफ साहब का कि जो है जॉब पे वो बिलीव नहीं करते थे. उनका बिलीव था कि बिजनेस हो. सो दैट्स व्हाई ही कॉल हिज ब्रदर इन कोलकाता और उन्होंने सेम शॉप में जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज हिज ग्रैंडफादर मोहम्मद यूसुफ बिलीव दैट द रियल प्रोग्रेस इज इन देयर ऑन बिजनेस, नॉट इन अ जॉब. In 1940, their younger two brothers also came in Kolkata and they decided to left a job. They built their own trading house. उन्होंने अपना जो है एक trading house build किया in 1940 में. They established their foreign offices in Kolkata. They established their offices in Kolkata as well as in Dhaka, Mumbai and in London also. उन्होंने अपना एक ऑफिस लंदन में भी बनाया और जो है उन्होंने ढाका और मुंबई यहाँ पे भी अपने ऑफिस बनाए. And then under the Mian Muhammad Yusuf, the grandfather of Ahmed Kamal, the partnership of four brothers had started. After independence, due to the critical situation, the four brothers shifted to Karachi and decided to establish their business again. इंडिपेंडेंस के बाद वो लोग कराची शिफ्ट कर गए जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा से अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए डिसाइड किया. मोहम्मद अनवर एंड मोहम्मद फारूक स्टेड इन कराची एंड मोहम्मद यूसुफ एंड मोहम्मद इकबाल शिफ्टेड टू लालपुर. उनके दो भाई जो हैं वो कराची में ही स्टे कर गए और दो जो हैं लालपुर शिफ्ट कर गए. In 1952 they stepped in the field of industry and started Central Textile Mill. उन्होंने 1952 में एक सेंट्रल टेक्सटाइल मिल बनाई एस्टैब्लिश की. In 1956 they built a chemical plants and for this my grandfather gone to Germany and stayed there for some time. इस तरह जो है अहमद कमाल के जो फादर हैं ग्रैंडफादर जो हैं वो 1956 में उन्होंने एक केमिकल प्लांट लगाया जिसके सिलसिले में उन्हें जर्मनी स्टे करना पड़ा कुछ अर्से के लिए. The progress made day by day in 1982, then Ahmed Kamal's father and his uncle decided to finish the partnership and started work individually. Next, how started career of Ahmed Kamal? Ahmed Kamal ने कब और कैसे अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया? Ahmed Kamal learned a lot from his grandfather and father. Ahmed Kamal ने अपने grandfather और father से बहुत कुछ सीखा क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो मोस्टली रिलेटेड टू बिजनेस था. His grandfather died in 1994. He started his practical life in 1930. उनके जो ग्रैंडफादर थे वो 1994 में उनकी डेथ हो गई एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिकल लाइफ इन 1930 और उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ थी वो 1930 में स्टार्ट की. Had an intelligent man with advanced thinking. According to Ahmed Kamal के मुताबिक बिजनेस इज द नेम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. बिजनेस जो है वो रिसोर्सेज की अरेंजमेंट है कि कैसे रिसोर्सेज को अरेंज किया जाए फॉर बेटर एलोकेशन.
द रियल वर्क ऑफ अ बिजनेसमैन इज टू कलेक्ट रिसोर्सेज। उनके अकॉर्डिंग, उनके ख्यालात के मुताबिक जो है कि बिजनेसमैन का जो सही काम है वो है रिसोर्सेज को कलेक्ट करना और उनको सही वे में एलोकेट करना। ही बिलीव ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फादर। वो अपने एक फादर की एडवाइस पे भी बिलीव करते थे। टू err इज ह्यूमन बट रिपीटेड इज फुलिशनेस। कि मतलब जो गलती करता है वो इंसान है, लेकिन उस गलती को रिपीट करना वो बेवकूफ़ी है। नेक्स्ट, my second member of group, Mahnoor Nawaz, he started to present about the Hmm. education. Ahmed Kamal. Assalamu alaikum everyone. My name is Mahnoor Nawaz, roll number 19848. Today topic of my presentation is Ahmed Kamal, and here I will tell you about the education of Ahmed Kamal. He completed his BCom from Faisalabad. After completed his BCom, he started working with his father. जैसा कि आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि उस वक्त बीकॉम की भी एक वैल्यू थी, पर उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया और अपने फादर के साथ काम करने को तरजीह दिया. At that time, his father planted a new polyester plant. It was a new innovation beside the power looms. और एक बिजनेसमैन की कामयाबी की भी यही वजह होती है कि वो इनोवेशन की तरफ जाता है. बिजनेस स्टार्ट करना एक सेपरेट थिंग होती है, बट बिजनेस को एक्सपेंड करना, मार्केट पेनिट्रेशन करने के जरिए ही आप लोग कामयाबी की तरफ जा सकते हैं. After 20 to 25 years, when the condition of work changes, he sent his son to the Boston in America for higher study because he believes that degree is not important for the business. The education related to the business is too much important. यहाँ पर उनका कहने का मकसद ये था कि डिग्री की वर्थ नहीं होती, पर जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हमें पता चलती हैं उस चीज़ की वर्थ होती है. Kamal Limited. Ahmed Kamal is a CEO of Kamal Limited, one of the oldest names in the Pakistan's textile. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल में ये सबसे एक पुराना और जाने वाला नाम है. Starting with just a spinning mill in 1954. उन्होंने 1954 में एक स्पिनिंग मिल से जस्ट स्टार्टअप लिया था. बाद में एग्जैक्टली उन्होंने अपनी बिजनेस को एक्सपेंड किया, न्यू इनोवेशन की, और देन उन्होंने एक अपना नाम बनाया. Kamal Limited today represents a vertically integrated textile conglomerate with $150 million in export annually. $150 million की एक्सपोर्ट होती है एनुअल बेस पे. Kamal Limited is 95% export oriented. 95% वो एक export oriented है. As a group, we do around $150 million. Our growth is more than 10% every year. हर साल उनकी growth जो है 10% increase करती है. We are every year in the world, US, Europe, South America. GSP plus, GSP stands for General System Preferences. GSP के थ्रू होता है कि जो टैरिफ होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग इजी वर्ड्स में कह सकते हैं कि आपको टैक्सेस में रिलीफ मिलता है. Has played a very key role, and our business has grown 30 to 40% in Europe since then. एग्जैक्टली जब किसी को टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा तो उसका बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, क्योंकि इसके थ्रू हो गए एक्सपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है. It was a big advantage for Pakistan. Bangladesh already enjoyed the GSP plus facility before, but now with this facility given to Pakistan, I see a big opportunity in garments. वो कह रहे हैं कि जैसे कि अभी पाकिस्तान को भी फैसिलिटी दी जा रही है तो उनको एक गारमेंट्स की तरफ भी एक न्यू चांस नजर आता है. In home textile, we always had an edge on Bangladesh and India, but when we talk about the progress in export in Bangladesh, it is all based on garments. Garment is a segment that fetches more value addition than home textile. Home textile की निस्बत जो garments है वो ज़्यादा value रखती है. The key to their success was the GSP plus. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि GSP plus टैरिफ में रिलीफ मिलने की वजह से उनके एक सक्सेस की ये बेसिक रीज़न थी. That facility gave them the opportunity to grow their business
to a level where buyer got interested in that country. Exactly, जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे अपनी कोई चीज़, देन ही फॉरेन कंट्रीज में बायर को पता चलेगा हमारी चीज़ों के बारे में और वो अपना इंटरेस्ट भी शो करवाएंगे. And when the buyer got interested in that country, I'll be amazed to know that today, directly and indirectly, there are more than 200 brands sitting in Bangladesh. If you talk about Pakistan, there are maybe 10 brands with their buying officers here. कह रहे हैं कि जैसे कि बांग्लादेश को पहले से ज़्यादा टैरिफ मिलना स्टार्ट हो गए थे, तो बांग्लादेश में 200 ब्रांड्स हैं, पर अब पाकिस्तान को भी वो टैरिफ मिले, तो जिसकी वजह से 10 ब्रांड्स स्टार्टअप हुए. In value addition, our export are $6 billion, where out of Bangladesh, $32 billion textiles for $28 billion in garments. It is the customer that wants to come to the factory. Exactly, जब आप लोग अपने कस्टमर का एक इत्मीनान बनाते हैं, then ही आपकी कंपनी प्रोग्रेस की तरफ मूव करती है. Wants to see the production in front of them, improve the techniques, learn what new product they can get from the factory. और जब आप लोग बिजनेस की बात करते हैं तो डायरेक्टली बिजनेस से मार्केटिंग भी रिलेट करती है, और एक मार्केटिंग के लिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाना होता है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए. एग्जैक्टली, क्योंकि हर कोई इनोवेशन चाहता होता है और कस्टमर्स को वैसे भी न्यू चीज़ें, ब्रांड्स में इनोवेशन उनको अच्छा लगता है. तो एक सेलर के सबसे प्लस पॉइंट यही होना चाहिए बिजनेसमैन का भी, कि वो इनोवेशन लेकर आए, न्यू टेक्निक्स को यूज़ करें. If there is a free flow and the customer can come with the security and peace to your manufacturing facility, it can really facilitate the growth of your business. The industry pays 100% of what it consumes from WAPTA, yet the government is imposing rupees 3.6 charges as the theft. The cost of electricity is rupees 10 plus and the rupees 3.6, which other sectors are stealing. के जैसा कि कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर बात की जा रही है कि बिजली की चोरी से रिलेटेड, कि वापटा भी अब इस पर एक्शन ले रही है. The government asked him to put up coal steam boilers because there was no gas. He already paid 30% of the cost to bring the coal from Karachi to here, and then when the whole of Faisalabad put up coal plants to make steam, they put duty on it. कि जब पूरे फैसलाबाद में कॉल स्टीम आ गई, तो उन लोगों ने इस पर भी ड्यूटी रख दी. ड्यूटी का मतलब होता है कि चार्जेस वो लेते हैं. ऑन अ मैक्रो लेवल पाकिस्तान इज डूइंग वेल. कि अगर लार्ज स्केल की बात की जाए, मैक्रो लेवल की बात की जाए, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही है एंड हैज सीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बट ओनली दोज इंडस्ट्रीज विच आर प्रोटेक्टेड. के पर बात तो कर रहे हैं, पर सिर्फ वो इंडस्ट्रीज जो कि अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं, जो कि अच्छे से अपने टैरिफ वगैरह का और उन पे जो ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं, और आजकल गवर्नमेंट जैसे कि ज़्यादा ड्यूटी लगा रही है, ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ पे, तो इसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. पर फिर भी पाकिस्तान की बात की जाए तो मैक्रो लेवल पर ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा एक हिस्सा है. सो सेम एट द लास्ट आई वांट टू से कि एक बिजनेस की सबसे बेहतर बात यही होती है कि बिजनेस एक शख्स तो स्टार्ट करता है, जिसकी भी हिस्ट्री देखी जाए, जितने भी बिजनेसमैन अच्छे से अच्छे गुजरे हैं, वो सब कोई भी स्टार्ट से बिलियनर नहीं थे. लेकिन हम लोग बन सकते हैं. एक तो हमारा होना चाहिए अटेंशन, कि हम लोग कितनी अटेंशन देते हैं. इनोवेशन, न्यू टेक्निक्स, इनके थ्रू कोई भी शख्स एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है. और ये सारा काम, जैसा कि अहमद कमाल की हिस्ट्री भी हम लोगों ने देखी है, बैकग्राउंड हिस्ट्री उनकी देखी है, तो सारा काम नस्ल दर नस्ल चलता है, पर किसी एक को फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ता है, देन ही ये नस्ल दर नस्ल चीज़ें होती हैं. सो आई होप गाइस आप लोगों ने मेरी और मेरी फेलो की प्रेजेंटेशन को एंजॉय किया होगा,
और ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगी। एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।